नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी की स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है घटना चक्र का चला रहे थे, बट मैंने सोचा थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि विश्वनाथ त्रिपाठी को ही लाना सबसे ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। आदिकाल आदिकाल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1000 से 1400 तक। ठीक है, 1000 से 1400 तक। अब इसको देखते हैं। सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति क्या है? आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आदिकाल जो है वो विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। उसके बाद है हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद किसी ने भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की थी। ठीक है, युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा। ठीक है, युद्ध या बाहरी हमलों का कोई भी प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती थी। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती थी। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनिक जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक था। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक दिखलाई देता है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होती है। हिंदी साहित्य किसका? अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होती है। ठीक है, वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध जैन नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया। इसका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। वैष्णव का कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, मतलब मुसलमान लोग आ चुके थे, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के
आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। ठीक है। संदेश रासक का रचयिता अधमान अब्दुल रहमान इनको बोलते हैं। अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। ठीक है। सिद्ध कवि, सिद्ध कवि को देखेंगे। हाँ, बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म ये तंत्र और मंत्र की साधना में बदल गया। वज्रयान इसी प्रकार की साधना था। महापंडित राहुल संस्कृतायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। किसके द्वारा? राहुल संस्कृतायन के द्वारा। पंडित राहुल संस्कृतायन के द्वारा बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली ही थी, सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। तो इसमें कभी कभी आता है कि सिद्धों का संबंध किससे है, तो आप वज्रयान से है। ठीक है, सिद्धों का संबंध वज्रयान से है। उनकी संख्या 84 थी। सिद्धों की संख्या कितनी थी? संख्या थी 84 बताई गई है। प्रथम सिद्ध कवि कौन हुए हैं हमारे? सरहपा। तो सरहपा 8वीं शताब्दी के हैं। इसको कैसे याद करेंगे? सपोज दैट आप लोग सोच लीजिए, पा यानी कि पापा लोग जो होते हैं, क्योंकि आ जाता क्वेश्चन है कि किस शताब्दी के थे। ठीक है, तो पापा जो थे वैसे मान लीजिए 8 साल का बच्चा समझदार हो जाता है। 8 साल से रामायण पढ़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सहज जीवन पर। हाँ, जो सरहपा थे ये सहज जीवन पर बहुत ज्यादा बल देते थे। इन्हें ही सहज ज्ञान का प्रवर्तक माना गया है। सिद्धों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। यह भी आ सकता क्वेश्चन है कि सरहपा ने किस पर तीव्र प्रहार किया है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। ठीक है, इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। ठीक है, कौन सी? संधा भाषा शैली का उपयोग नाथ और सिद्ध दोनों ने किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की भाषा शैली को उलटवासियां कहते हैं। ठीक है, कबीर जो है निर्गुण संतों की भाषा शैली को उलटवासी कहते हैं। फिर है मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है। तो सिद्ध हमारे कहां से आए थे? सिद्ध थे पूर्वी भाग से। पूर्वी भाग, इसको ऐसे याद कर लेंगे, जो भी हम लोग सिद्ध साधना जाप वगैरह करते हैं तो पूरब साइड में करते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, तो उसमें हम लोग पूरब साइड में करते हैं, पूर्वी भाग में। ठीक है, किसी और दिशा में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों का होने का पता चलता है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों का तत्कालीन रूप मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं नाथ कवि।
तो नाथ कवि में क्या था? हाँ, नाथों का समय थोड़ा बाद का है। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले सिद्ध आए, सिद्ध की जाएगी कोई चीज, उसके बाद में नाथ आए। नाथों का संबंध थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की सूची मिली थी, उसमें से कई नाथ जो थे वो सिद्धों से आए थे और वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ हम्म वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ जी शिव के रूप माने जाते हैं। गोरखनाथ जी शिव के रूप माने जाते हैं, अतः इसका शैव होने का स्पष्ट होता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर, ये क्वेश्चन आ चुका है, हठ योग का प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ जी ने कौन सा प्रवर्तन किया था? गोरखनाथ जी ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मास के त्याग का आग्रह किया और ब्राह्मणों के कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था पर, जो कि पहले देख चुके हैं, उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया था। उसके बाद है हाँ, किया था। हाँ, तीव्र प्रहार किया। उनका सिद्धांत था, किनका? गोरखनाथ जी का सिद्धांत था, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणडे। ये लाइन आती है कि ये लाइन किसने बोली? तो जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडली का प्रयोग आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटवासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया। ठीक है, उलटवासी का प्रयोग किसने किया? नाथों ने भी किया। ठीक है, नाथों का निवास स्थान, इनका प्लेस कहाँ था? मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग से बताया गया। देखिए, सिद्धनाथ, सिद्धों का जो प्लेस था वो कहाँ से आए थे? वो पूर्वी भाग से आए थे और जो नाथ आए थे वो हमारे पश्चिम से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोरखनाथ मत्स्यनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। ठीक है, मच्छंदरनाथ जालंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जालंधर से, इन जो जालंधर नगर है, ठीक है, तो उन वहीं का नामकरण हुआ था। राहुल संस्कृतायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी से मानते हैं। राहुल संस्कृतायन जी कहते हैं कि गोरखनाथ जो आए थे ये 10वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी का बताया। देखिए, राहुल ने और हजारी ने इनको 10वीं शताब्दी का माना है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के समय के, पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। ठीक है, समझ गए ना आप? राहुल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों लोग कहते हैं कि 10वीं शताब्दी के, बट रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैन मतावलंबी। तो जैन जी कहां से आए थे? हाँ, जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। जैन कहाँ रचा गया? गुजरात में, राजस्थान में और दक्षिण में।
गुजरात में, राजस्थान में और दक्षिण में जैन लोग आए। ठीक है, उसके बाद में यह प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक तो जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, उपदेश, नीति, सदाचार और बल और कर्मकांड का खंडन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य है ये वाला। और दूसरा जो है जिनमें पौराणिक जैन साधकों के प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। एक में तो जो है उपदेश, नीति, सदाचार, बल, कर्मकांड, मतलब इनका सबका क्या था, खंडन है। ठीक है, प्राय दोहों में रचित मुक्तक है, ये दोहों में रचित मुक्तक है। दूसरे में क्या था, जीवन कथाएं जो थी पौराणिक वगैरह है, तो इसमें ये था। फिर जैन पौराणिक काव्य एवं चरित्र काव्य इसी श्रेणी के आते हैं। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित्र काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। नेक्स्ट है जैन आचार्य। जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में जैनतर रचनाएं भी संकलित हैं। ठीक है, सदाचार, उपदेश, रहस्य, साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। इन्होंने भी सहज पर बल दिया था। जैसे कि सिद्ध साहित्य में भी सहजता पर बल दिया गया, वैसे ही जैन साहित्य में भी सहजता पर बल दिया गया। जोइंद, राम सिंह आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि थे। कौन? जोइंद और राम सिंह। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की। स्वयंभू जो थे वो 8वीं सदी के माने जाते हैं। पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह कड़वकबद्ध हैं। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित्र काव्य लिखे। इसमें पुण्यदंत का नागकुमार चरित्र, जसहर चरित्र तथा कनकामर मुनि या करकंड चरित्र अधिक प्रसिद्ध हैं। भविष्यत दत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश काव्य किसका है? धनपाल का, कि ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बना दिया गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैगलवम के अनेक छंदों में विष्णु के अवतार से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। लक्ष्मीधर जी का जो प्राकृत पैगलवम है उसमें विष्णु जी के छंद मिलते हैं। ठीक है, अवतारों के। इसी प्रकार हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहे में कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। तो हेमचंद द्वारा जो लिखित है प्राकृत व्याकरण, इसमें कृष्ण, राधा और दशमुख की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थीं, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी है। सौभाग्यवश
कुछ नहीं मिला, लेकिन सौभाग्यवश राउल बेल और संदेश रासक नामक दो शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध हो गए हैं। कौन से? एक संदेश रासक, एक राउल बेल। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। संदेश रासक जो है ये प्रथम रचना है। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। ठीक है। नेक्स्ट राउल बेल का रचयिता जो थे वो रोडा नामक कवि हैं। राउल बेल के ऐसे देखिए, राउल बेल और रोडा, ठीक है, नामक कवि हैं, जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। यानी राउल बेल में विभिन्न अंतःपुर में रहने वाले विभिन्न प्रकार की प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। प्राकृत प्रैगल्भम के छंदों को देखने से पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा भी इसी काल में विद्यमान थी। प्राकृत प्रैगल्भम में विद्याधर द्वारा रचित, अब प्राकृत प्रैगल्भम में क्या है? विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं सारंगधर द्वारा रचित हमीर की प्रशंसा में लिखे गए पद्य मिलते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनमें से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय लोकप्रिय छंद था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उस टाइम दोहा जो था सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। दूसरी क्या था? वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज थी कि इन्हें लोक साहित्य की कोट में रखा गया। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार, नीति परक दोहों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और बड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं। प्राय मुड़ी हबी भतंडी ते मणि अडा गणंती अखई निरामय परम पई अजब लौना लहंती। तो ये जो है ये हेमचंद्र जी का है, हेमचंद्र जी का है। ठीक है। हाँ, उसके बाद है प्राय मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है, वे मन का गिनते हैं अक्षय निरामय परम पद में आज भी लौ नहीं लगा पाते। उसके बाद में है पाई वीर रस का है, पाई बिलंगी अतरंडी सिरु लहा सिउ खंसस तो भी कटाए रही हत डऊ बलि की जौ कंत। बड़े ब्रह्म भाषा बड़ी भैया कठिन होती थी, उसको उच्चारण करना बड़ा कठिन है। अपनी खड़ी बोली सबसे बढ़िया। पाँव में अंतड़ियां लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया है, तो भी हाथ कटार पर है, ऐसे कि मैं बलि चाहती हूँ। ठीक है, ये किसका है? ये भी आपका जो है हेमचंद्र का है। पियु संगमी कौन निंदड़ी, ये श्रृंगार का है। पियहु परोक्ष केम मई विनम्बी विनाशिया निद न एम न तेम। प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में नींद कहाँ, मैं दोनों प्रकार से नष्ट हुई नींद ना यो ना त्यों। ये भी जो है आपका हेमचंद्र जी का है। फिर है नीति का है जो गुण गोपई अपना पैड़ा करई परससु तसु हऊ कल जुगी दुल्हऊ बलि की जौ सुवर्ण ससु। ठीक है, तो जो है हाँ, ये भी आपके हेमचंद्र जी का, एक्चुअली मुझे सारे याद हैं ये लाइनें। उसके बाद में दोहा पदड़िया गे पद अभ्रंश काल के प्रमुख छंद थे।
ये इसमें आ सकता है कि दोहा किस काल का प्रमुख छंद था, तो ये आपके अपभ्रंश काल का प्रमुख छंद था। दोहा, पदड़ियां, गेपद, ठीक है, बस याद रखिए। दोहा हम लोगों का मिलता जुलता है, दोहा, ठीक है, चौपाई छंद वगैरह था, तो उसमें दोहा मेन है, ठीक है। बाकी पदड़ियां और आपका ये गेपद ये है। उसके बाद है नेक्स्ट वीर गाथा काव्य। वीर गाथा काव्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को आदिकाल के, ये क्वेश्चन भी आ चुका, आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल कहा। इसके अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक थी। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान 12 ग्रंथों से की। वे इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14 और 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देरासो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं। कौन कौन सी प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कैसे याद करेंगे? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये जो विद्यापति की रचनाएं हैं तीनों, ये तो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं, ठीक है। उसके बाद में बीसल देवरासो का जो है नरपति नाल है, ठीक है ना, जो गे पद में था, वो उपलब्ध है, ठीक है, प्रमाणिक रूप में। उसके बाद है कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। इसको कैसे याद करेंगे? पताका, जब मैं घटना चक्र पढ़ा रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कौन सी विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो कीर्ति पताका। पताका मीन्स क्या होता है? झंडा, मैंने बताया भी था, एक्चुअली मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो झंडा ये अभी तक नहीं लहरा है, तो कीर्ति पताका, ठीक है। बीसल देवरासो का पाठ माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है, माता प्रसाद द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। कुछ लोग इसे 13वीं सती की रचना मानते हैं और जो कुछ लोग 16वीं 17वीं सदी की मानते हैं। जगनीकृत प्रमाल रासो आला के रूप में ही पहचाना जाता है, आलाखंड, ठीक है। आला लोक गान है, वही जहां लोग थे वहीं का ही ये लोक गान है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप में पाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन थे। कौन? जगनिक परमाल पृथ्वीराज के समकालीन थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है। इनमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी, किससे की थी? पंग राजा से, ठीक है, उसका वर्णन है। मिश्र बंधु ने इसका रचना काल 4वीं सदी से माना है और भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्तीय लगती है, ठीक है। हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है, तो इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा रचना जो है अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसमें आप कैसे करेंगे, याद करेंगे? हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक, जस चंद्रिका, यानी कि जयचंद और जय मयंक ये सेम लग रहा, ठीक है, जयचंद और जय मयंक, जस चंद्रिका, और उसके अलावा हमीर रासो, ठीक। हमीर विषयक एक पद प्राकृत पैगल्बम में मिलता है, जिसके बारे में रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है और खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। खुमान रासो में खुमान का वर्णन मतलब युद्ध का वर्णन उसमें है, ठीक है। लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों
जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन इसमें मिलता है। महाराणा प्रताप जी का और राज सिंह जी का इसमें खुमान रासों में, खुमान का जो युद्ध होता है उसमें उनका वर्णन मिलता है। इसमें प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की थी। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य माना गया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य अगर माना गया है तो वो पृथ्वीराज रासो का ही है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसमें लड़ाइयां चल रही हैं, ठीक है। इसके विपरीत इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। कोई कह रहा कोई कह रहा कोई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अतरंग बताए जाते हैं और प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बूलर जी का भी नाम आता है। डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासों की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को ना प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में पृथ्वीराज रासो जो रचना थी उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले कौन कौन से थे? ये गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वाले हैं। देखिए, इसको प्रामाणिक किसने किसने माना? एक तो आपके बाबू श्याम सुंदर दास और ये प्रामाणिक माना था गौरी शंकर हीरानंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल, ये थे। और बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। महोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1600 के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन संभवतः 15वीं सदी के आसपास था। ठीक है, जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे तो यह प्रकट होता है कि 15वीं सदी के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। किंतु रासों का मूल रूप क्या होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, यह प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुमान कि चंद्र ने रासों की रचना ये बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। चंद्र ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। अब देखिए, रासो और सुख सुखी, सुख माने क्या होता है? तोता, सुख सुखी, ये याद रखिएगा, सुख सुखी, ठीक है। कुछ और दे दे, वो नहीं लगा, सुख सुखी लगाइए। सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद में मिलते हैं वे ही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु, लघुत्तम से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, वरन इसमें चरित काव्य,
आख्यायिका आदि के लक्षण भी मिलते हैं। रासो काव्य में क्या है, देखिए रासो काव्य परंपरा में काव्य तो है ही, लेकिन इसमें चरित्र काव्य और आख्यायिका के भी लक्षण मिलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों विवाहों का वर्णन है। इसमें विभिन्न युद्ध और विवाह बताए गए हैं। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस के प्रमुख रस है, क्योंकि युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है इसमें वीर रस होगा ही होगा, और विवाह होगा तो उसमें श्रृंगार होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है श्रृंगार और वीर रस माना गया है। यद्यपि इसका अंगी रस वीर रस ही माना गया है। मेन रस जो माना है रासों का वो वीर रस ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रासों में नायिका का नखसिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड रीतियों आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। नायिका का नखसिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन इसमें है। चंद्रबरदाई अनेक मनाह स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध थे। चंद्रबरदाई जो थे वो बहुत ही सुंदर व्याख्यान करते थे। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल थे। कौन? चंद्रबरदाई जी। किंतु छप्पय उनका अपना छंद था। चंद्रबरदाई का अपना जो था वो चंद्रबरदाई का जो मेन था वो उनका छप्पय था। ठीक है, हाँ। रासों के एक खंड कैमासबद्ध, जो सबसे इसमें पृथ्वी रासों में सबसे इंटरेस्टिंग जो बताया गया, और उसमें ये है कैमासबद्ध का छप्पय इस प्रकार है। एक बान पुबी नरेश कैमासह मुक्कऊ उर उपरे पर हारियु वीर कृष्ण तर चुक्कऊ व्यूवान संधान्य हनौ सेम सोमेश्वर नंदन गाडव करि निगहु पनिव पोदौ संभरी धनि थर छंडी न जाय अभाग रव गारई गहव जुगन परहु इन जंपई चंद बिरंदिया सु कहा निमटी ये प्रलव। ठीक है, बीसल देवरासो, हाँ, बीसल देवरासो के रचयिता नरपति नाल जी हैं। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 में हुई थी। मोतीलाल मिनरिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी। बीसल देव रासों में साकांभरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले आया। अगर पूछा जाए कि 12 मासा का वर्णन किस में सबसे पहले आया, तो आपका बीसल देव रासों में आया, जो कि हमारे नरपति नाल, ठीक है, में दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक बार क्या हुआ, पृथ्वी नरेश चौहान ने कैमास को एक बाण मारा। ठीक है, बाण मारते समय पृथ्वीराज के हृदय में हड़बड़ी हुई। तीर कैमास की आंख के बीच से निकल गया। आंख के बीच से निकल गया। उसके बाद सोमेश्वर पुत्र पृथ्वीराज ने दूसरा बाण निशाना लगाकर मारा। सांबर धनी विजय पृथ्वीराज ने गड्ढा खोद कर उसे कैमास के शव को गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस अभागे से अब वह स्थल छोड़ा नहीं जाता। भारी पत्थर और खरे गुणों ने उसे दबा रखा। चंद्रबरदाई ऐसा कहते हैं कि यह प्रलय अनुचित कार्य कहाँ निपटेगा, अर्थात इसका फल क्या होगा। पहली की रचनाएं बहुत फिर आया वीर गाथा काल के अन्य कवि। देखिए, वीर गाथा काल के अन्य कवि कौन से हैं? विद्यापति 14वीं शती के माने जाते हैं। ठीक है, विद्यापति
14वीं सदी। इसको ऐसे याद करेंगे, पति, ठीक है, पति जो है वो 14वीं बार विद्या लेने गया, पति जो है 14वीं बार विद्या लेने गया। इसकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जो कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। छोटा सा प्रबंध काव्य कौन है? कीर्तिलता। लता नाम की बच्ची सबसे छोटी है, तो ये छोटा प्रबंध हो गया। विद्यापति ने इसे कहाड़ी भी कहा है, इसको प्यार से कहाड़ी भी बोलते हैं। किसको? कीर्तिलता को। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए। इस प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया। ठीक है, कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। ठीक है, कीर्तिलता को कवि ने अबहट्ट भाषा में रचा है। अब देखिए, कीर्तिलता जो है वो सबसे छोटा प्रबंध है, पहली चीज तो उसको कहाड़ी बोला गया है। ठीक है, और तीसरा क्या है, वो अबहट्ट भाषा में भी है। इसके 3 पॉइंट लिख लीजिए। अबहट्ट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। मतलब तत्सम मीन जो संस्कृत में सीधे के सीधे वैसे ही है, ठीक है, बोले जाते हैं तत्सम संस्कृत वाले। पदावली विद्यापति की यश का आधार है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पदावली जो थी विद्यापति के यश का आधार थी। सबसे ज्यादा फेमस जो किया था पदावली ने ही किया था। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पदावली में क्या दिया गया है? राधा कृष्ण अपना अलौकिक छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विभल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिया मिलन और लोक लाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती हैं, उसी प्रकार राधा को भी चित्रित किया गया है। ठीक है, कवि का मन वया संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। लेकिन इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं आती हैं। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति के पदावली, सूरदास का सूरसागर, ये एक ही कोटि में रखे जाते हैं। इनमें जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। तरस बसंत समय भल पावली, ये विद्यापति का है। दक्षिण पवन बह धरी सपनो रूप बचन इक भासी, मुख से दूर करो चीरे तोहर बदन समचांद, हो अति नहीं के यो जतन भी केला, कह बेरी कोट काटी बनावल नभ के तयो, तुलत नहीं भेला, भनई विद्यापति सुन बर जोबित ई समलक्ष्य में समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी प्रति भाने। ठीक है, हाँ, इसके बाद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 14वीं सदी के माने जाते हैं। विद्यापति और अमीर खुसरो, विद्यापति पति लोग भी अमीर, 14 बार उन्होंने विद्या पाई तो वो अमीर हो गए। ठीक है, अमीर खुसरो भी अमीर, 14 बार अमीर। मतलब ओवरऑल याद करना है, विद्यापति और अमीर खुसरो दोनों लोग जो थे वो 14वीं सदी के थे। मेन बात कैसे भी याद करिए, बस याद होना चाहिए।
अमीर खुसरो ने इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी की रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। ठीक है, ये कब उन्होंने कहा था, ये लाइन भी आती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। ये अमीर खुसरो जी का, ठीक है। किंतु ये आता है कि यह पंक्ति उन्होंने अमीर खुसरो जी ने कब बोली गई थी, तो निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर उन्होंने यह बोली थी। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व इतना अधिक है कि उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलती जुलती संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुंफित कर दिया गया। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। एक जिहाल मिस की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा ना दरम ऐजा ना लेहु काहे लगाए छतिया, सवान हिजरा दराज जू चुल्फ बरोते बस लच्चू उम्र को तहे, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, आजकल ये गाना ना ये आया है, जिहाल मस्ती मुकुन पता नहीं क्या। ठीक है, ये वाले गाना पे वीडियो रील देख देख के दिमाग खराब हो गया। दो गाने इस टाइम इतना फेमस हैं, छोटी छोटी रील हर घर में बनाई जा रही, हर घर में बनाई जा रही। थोड़ा सा समय अगर पढ़ाई में लगा दिया जाए, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो है अब हम लोगों का टीजीटी एग्जाम, आप लोगों का टीजीटी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, और दूसरा सबसे अच्छी बात तो ये है, एकलव्य मॉडल स्कूल की भी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप लोग फॉर्म डालना चाहें तो जरूर डाल लें। और उसकी आई थिंक डेट जो है 18 अगस्त मानी गई है, 18 अगस्त लास्ट डेट है। और काफी वैकेंसी है, 5000 समथिंग कुछ वैकेंसी उसमें है। जरूर आप फॉर्म डालिए और उम्मीद है महाकाल चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और बट वो हॉस्टल है, छात्र मतलब जो आदिवासी जो वहां रहते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं वैसे ही हैं। ठीक है, और इसमें जो एज दी गई है वो 35 दी गई है। ठीक है, मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, हिंदी में आपका हिंदी संस्कृत, टीजीटी के लिए हिंदी संस्कृत होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। और बाकी भी वार्डन वगैरह की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप जरूर उसमें फॉर्म डालिए अगर आप वैलिड हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं क्या है? यूं तो इतिहास के प्रत्येक युग परस्पर विरोधी और प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता था, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है कि वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। थोड़ा सा ये देख लेते इसमें क्या है। मेरी इस उसका अर्थ दिया गया है, मेरी इस स्थिति में उपेक्षा मत कर, बातें बनाकर और आंखों से दूर हटने का संकेत देकर। हे प्रिय, मुझ में वियोग को सहने की शक्ति नहीं है, मुझे छाती से क्यों नहीं लगा लेती? वियोग की रातें तुम्हारी जुल्फों की तरह लंबी हैं और मिलन के दिन उम्र के समान कम हैं। हे सखी, यदि मैं अपने प्रिय को ना देखूं, वियोग की अंधकारमयी रातें कैसे बिताऊं? हाँ, साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट
प्रबल है। केवल गाहड़वार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल के मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए हैं, किंतु उनके पूर्वज और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान, नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश का नहीं, लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। अब हमारा आएगा आगे वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, भक्ति काल, ठीक है। और आदिकाल का कहां से कहां तक था? 1000 से 1400 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भक्ति काल। तो ये तो हमारा हो गया हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का आदिकाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी वीडियो भक्ति काल पे होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि एकलव्य वाला आप लोग फॉर्म जरूर डाल दीजिए 100%, क्योंकि चांसेस इसमें ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है और यहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते कि बहुत लोग जो घरेलू होते हैं उनको वहां रहना पसंद नहीं होता। तो ये अधिकतर ये भाई लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आराम से आप उसमें फॉर्म डाल दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेडीज के लिए कि वहां पर रहना बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय महाकाल।